हाय फ्रेंड्स, भारत के जितने भी फॉरेन पॉलिसीज हुए हैं या डिफेंस के पॉलिसीज अपनाए गए हैं, उसमें से किसी एक पॉलिसी ने अगर भारत के जनमानस को निराश किया है, मायूस किया है, तो वो भारत की नीति है चाइना के प्रति। एक तरफ चाइना एक छोर पर एग्रेसिव रहा, भारत दूसरे छोर पर डिफेंसिव रहा। ये सच है, इससे आप सहमत होंगे। और दूसरी बात कि 1949 में कम्युनिस्ट रिजीम सत्ता में आई चाइना में, तब से एग्रेसिव ही बना हुआ है। लेकिन ये एग्रेसिव होने की पॉलिसी चाइना की 49 की नहीं है। 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म हुआ चाइना में। पहले ही सम्मेलन में उसने डिक्लेयर कर दिया कि मैकमोहन लाइन को हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी बात, हमारा पॉलिसी विस्तारवाद का पॉलिसी होगा, एक्सपेंशनिज्म का। इसके लिए कहा उन्होंने कि हमारा टारगेट 5 फिंगर्स है, 5 अंगुलियां। 5 फिंगर्स का अर्थ ये हुआ, ऐसे पड़ोसी 5 देश जिसको कि चाइना में मिलाना है। तो 5 में से है तिब्बत, नेपाल, भूटान, सिक्किम और लद्दाख। 5 को मिलाना है। ये पॉलिसी अपनाई उन्होंने। तो ये जो 1949 में भले उस सत्ता में आई हो, लेकिन उसकी पॉलिसी जो है विस्तारवाद की या सेना को पूरी तरह से यूज करने की, एग्रेसिव होने की, वो 1921 से ही चली आ रही है। लेकिन 1962 तक तो 1962 का अर्थ हुआ जब इंडिया पर अटैक किया, तब तक तो पूरी तरह से एग्रेसिव रहा। 1967 के बाद उसने अपनी पॉलिसी बदल दी। क्या बदल दी? अब एग्रेसिव उतना नहीं रहा, बल्कि ग्रे जोन की पॉलिसी अपनाई। ग्रे जोन का टैक्टिक्स अपनाया, जिसे ग्रे जोन वॉरफेयर कहा जाता है। ये ग्रे जोन वॉरफेयर में एक्चुअली वॉर नहीं होता, युद्ध नहीं होते, बल्कि प्रेशर होता है, बल्कि टेंशन होता है। तो एक सवाल उठता है कि चाइना ने अपनी पॉलिसी बदल क्यों ली 67 के बाद? उसके कई कारण हैं। पहला कारण तो है 1967 का जो वॉर हुआ चाइना के साथ भारत का, उसमें क्या हुआ? 1962 में मन बढ़ा हुआ था, फिर वही करना चाहा चाइना ने, और भारत की सीमा के अंदर आकर के और उसने फायरिंग करना शुरू कर दी भारतीय सैनिकों पर। भारतीय सैनिक भी तैयार थे मानसिक रूप से, उसे पता था कि हमें धोखा दिया गया है, दोस्ती के आड़ में हमें दुश्मनी की गई है 62 में। वो भूल गया चाइना कि अब नेहरू नहीं, उसकी बेटी सत्ता में आई है, वो नहीं छोड़ेगी, वो भूल गया। नतीजा क्या हुआ कि 330 सैनिक पूरी तरह से कत्लेआम हो गया उसका, सिर्फ 3 दिन के अंदर में। भारत ने भी करीब 80-85 सैनिकों को खोया। लेकिन ये पहली बार हुआ कि भारत युद्ध में विजयी हुआ और चाइना पराजित हुआ। 3 दिन में 3 किलोमीटर सीमा से अंदर चाइना के सैनिकों को भारत ने अंदर भेज दिया। ये सच है। चाहे नथुला के बॉर्डर पर हुआ हो, चाहे चोला के बॉर्डर पर हुआ हो। ये बॉर्डर सिक्किम में है, उस समय सिक्किम भारत का भूभाग नहीं था। तो ये भी सबक गया चाइना को कि भारत सिर्फ अपनी रक्षा नहीं, अपने दोस्तों की रक्षा भी बखूबी करना जानता है। उसने एक सबक ले लिया, फिर उस तरह से हम एग्रेसिव नहीं होंगे, फिर से हम वॉर शुरू नहीं करेंगे। दूसरी बात हुई 1967 में जो वॉर हुआ वो चाइना के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ हुआ। चाइना ने सबक लिया उस वॉर से। वो पहले जो जब तक लड़ाई शुरू करता था 48 में, 65 में, 60 बाद में फिर 67 में, वो सब भूल गया। अब प्रॉक्सी वार पर उतर गया कि वहाँ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को भेजना शुरू कर दिया यहाँ पर, और खुराफात करता रहा कश्मीर में और बाकी और हिस्से में। उसी तरह से चाइना ने भी पाकिस्तान के साथ साथ, भले चाइना की लड़ाई नहीं हुई हो 71 में, पर उसने भी सबक लिया, लेसन लिया। उसने देखा कि भारत की लड़ाई 71 की सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, बल्कि अमेरिका से भी था। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने सैनिक संधि में, मिलिट्री अलायंस में रखा था, सियाटो में, सेंटो में। दूसरी बात, बहुत सारे लेटेस्ट औजार पाकिस्तान को दिए गए थे। तीसरी बात, बेशुमार पैसा खर्चा हुआ था, मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई थी, और जो बचा था वो न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के बंगाल की खाड़ी में पहुंच गया था जहाज लेकर के।
इस सारी बातों के बावजूद भारत जीत जाएगा, विजयी होगा, किसी ने कल्पना नहीं की थी। कम से कम चाइना और अमेरिका ने तो नहीं की थी कि हुआ वही सच जो नहीं चाहते थे। अब चाइना को लगा कि हम भारत को कभी पराजित नहीं कर पाएंगे आमने सामने की लड़ाई में। दूसरी बात, कम्युनिस्ट पार्टी की कम्युनिस्ट रिजिम जब से शुरू हुआ है 49 में, आज तक कभी चाइना लड़ाई नहीं लड़ सका है, लड़ाई से दूर रहा है, लड़ाई का अनुभव भी नहीं है। वैसे भी चाइना की जो फौज है वो उस तरह से फौज नहीं है जैसे और देशों में है। ये वहाँ का रेड गार्ड है। रेड गार्ड कभी भी पूरी तरह फौजी होता नहीं है, वॉर टैक्टिक्स को खूब अच्छी तरह नहीं जानता है। और ये दो बात हुई। तीसरी बात की हुई, वहाँ का जो सबसे बड़ा नेता था माओ सेतुंग, जिन्हें आज माओ जेडोंग के नाम से जाना जाता था, वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता जा रहा था। कल्चरल रिवॉल्यूशन लगभग समाप्त हो चुका था, पूरी तरह से असफल हो चुका था। हालांकि उनकी मृत्यु हुई 76 में। धीरे धीरे वो उनका लीडरशिप इतना कमज़ोर हो चुका था, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली वो नहीं रह चुके थे। अब लगता था कि ये कभी भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, एग्रेसिव अगर रहेंगे तो। और एक और पॉलिसी थी कि चाइना धीरे धीरे आइसोलेट होता जा रहा था पूरी दुनिया से। रसिया का बहुत बड़ा दोस्त था। स्टालिन की मृत्यु 1953 में हुई। उसके बाद से जो ख्रुश्चेव सत्ता में आए, बुल्गारिन सत्ता में आए, उनके साथ उनकी बात नहीं जमी। 1.5 महीना तक वहाँ बैठे रहे मॉस्को में जा कर के, पूरी तरह से कन्विंस करते रहे कि आप हमारी पॉलिसी अपनाइए विस्तारवाद की, तभी कम्युनिज्म आगे बढ़ेगा। लेकिन उन लोगों ने नहीं माना और कहा कि आप एडवेंचरिस्ट हैं। अंत पर 1.5 महीना बाद ये वापस आ गए ये कहते हुए कि मैं एडवेंचरिस्ट हो सकता हूँ लेकिन तुम लोग भी रिविजनिस्ट हो। ये रिविजनिज्म और एडवेंचरिज्म की लड़ाई चलती रही और रसिया से वो अलग थलग पड़ गया। बाध्य होकर के 1969 में वो अमेरिका के खेमे में चला गया, तब चाइना से दूर हो गया। लेकिन अमेरिका के साथ भी कहाँ रह पाया। अमेरिका के साथ 2016 में ये शुरू हो गया उसका ट्रेड वॉर। तो न अमेरिका का रहा न रसिया का रहा। चाइना लॉस्ट क्रेडिबिलिटी, टोटल यूटिलिटी फॉर देम, एंड चाइना वॉज टोटली आइसोलेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये सच था। उस स्थिति में फिर से अग्रेसिव होना उसके लिए संभव नहीं था। और फिर एक और बात थी, माओ सेतुंग की मृत्यु के बाद जिनके हाथ में सत्ता आई वो था डेंग सियाओपिंग। उसने एग्रेसिव पॉलिसी पूरी तरह से नकार दिया और विकास की पॉलिसी चलाई। और विकास की पॉलिसी का अर्थ ये हुआ, अब हम किसी पर एग्रेसिव नहीं होंगे, हम डेवलप करेंगे, हम गांव-गांव में उद्योग लगाएंगे और लोगों को एम्पावरमेंट करेंगे। ये पॉलिसी को चलाई। ऐसी स्थिति में 1993 आते आते चाइना को समझ में आ गई कि भारत की सीमा पर शांति चाहिए। लाचार होकर के पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की संधि भारत के साथ करना पड़ा। 2007 में भारत ने क्वाड ज्वाइन कर लिया, अमेरिका के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ। वो क्वाड इंडियन पैसिफिक जोन में हुआ जो बिल्कुल चाइना के किनारे पर है। इंडिया ने अब घेरना उसको शुरू कर दिया और लोगों के साथ मिल करके। तो चाइना को समझ में आई कि इंडिया इज नो लॉन्गर डिफेंसिव, इट्स इज नॉट लिटिल बिट एग्रेसिव ऑल्सो। फिर 2016 में ट्रंप और अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप और रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन दोनों में काफ़ी दोस्ती हुई। नतीजा हुआ कि रसिया से धीरे धीरे दूर होता चला गया चाइना। इस बीच में ट्रंप साहब ने 2016 में ही चाइना के साथ ट्रेड वॉर शुरू कर दिया था, उसका भी प्रेशर था उसके ऊपर। और 2020 आते आते लद्दाख की सीमा पर आ गया। आते ही जाकर के इंडिया को प्रोवोक करना चाहा, हमारे 16 सैनिकों को शहीद कर दिया। इंडिया प्रोवोक नहीं हुआ, जानता था कि उसका टैक्टिस यही है। इंडिया नहीं हुआ शहीद। दूसरी तरफ क्या हो गया कि चाइना की आंतरिक हालत जर्जर हो चुकी थी। 4.60 वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियाँ बंद हो चुकी थी और 31 लाख 31 लाख कंपनियाँ बेकार हो चुकी थी। 8.5 करोड़ हर साल वहाँ बेकार होते हैं, बेरोजगार होते हैं। और 85,000 ग्रेजुएट्स कॉलेज से निकल करके बेरोजगारी की लाइन में लगते हैं। तो उसके पास जवाब नहीं है इसका। और सबसे बड़ी बात पहले जो 2 दिन पहले हुई, एक बैंक की सुरक्षा में सैनिक टैंक लाना पड़ा उसको, सैनिक टैंक। इसलिए उस बैंक ने अपने ग्राहक को पैसा देने से मना कर दिया। ग्राहक ने कहा हमारा पैसा लौटाइए, कहा नहीं, आपके पैसे जो थे उसको हमने
छोटे छोटे देशों में कर्ज के रूप में भेज दिया है, जब आएगा तो आपको देंगे। तो ये जो डेट ट्रैप की पॉलिसी है वो एक्सपोज होगी। लेकिन 2000 लोगों ने बैंक को घेर लिया चाइना में। अंत में पुलिस आई, पुलिस से नहीं बात बनी तो सेना को आना पड़ा, और सेना को भी टैंक लेकर आना पड़ा। ये 2 दिन पहले की घटना है, आप जानते होंगे। इससे अंदाज लगा लिए अंतरी हालत क्या थी चाइना की। तो बड़ा एग्रेसिव कैसे हो पाएगा 62 की तरह चाइना। अब ये बात है कि 62 को तो चाइना फिर से रिपीट नहीं कर पाया, अपनी पॉलिसी बदल दी, अब ग्रे जोन की पॉलिसी हो गई। तो इंडिया ने सोचा कि हम भी अपनी पॉलिसी बदलते हैं। इंडिया ने मिलिट्री ऑप्शन नहीं अपनाया। इंडिया ने क्या किया, नई पॉलिसी चलाई जिसको कहते हैं ये स्ट्रेटजिक पॉलिसी। ग्रे जोन के खिलाफ स्ट्रेटजिक पॉलिसी। स्ट्रेटजिक पॉलिसी गोज थ्रू डिप्लोमेटिक अग्रेसिव डिप्लोमेसी। ये बड़ा ही इफेक्टिव है। चाइना खुश होता अगर वहाँ मिलिट्री एक्शन किया जाता चाइना के खिलाफ, लेकिन इंडिया ने ऐसा एक्शन लिया जो प्रहार भी कर रहा है और रोने भी नहीं दे रहा है, ये हालत कर दिया उसको। अब रही बात कि ऐसा कौन सा एक्शन इंडिया ने लिया जो कि एग्रेसिव नहीं है फिर भी एग्रेसिव है। वो है पहला, 4-5 है उसमें। पहला है 5G। 5G का मतलब हुआ ये टेलीफोन की टेक्नोलॉजी है। 5G होने से टेलीफोन काफ़ी अच्छा हो जाता है, और पूरी दुनिया में टेलीफोन की टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंट में नंबर 1 है चाइना, बहुत पावरफुल है। हुआई कंपनी सबसे बड़ी कंपनी दुनिया की है। पूरी दुनिया का 40 से 50% मार्केट उसी के हाथ में है। इंडिया ने क्या किया, अपने मार्केट में उसको आने ही नहीं दिया। ये पहला देश है। अमेरिका में उसकी आलोचना हुई, ब्लैकलिस्ट भी हुआ, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं हुआ। 10-12 देश भी ब्लैकलिस्ट किया लेकिन बंद नहीं किया। भारत ने बंद ही कर दिया। कभी सोचा नहीं था चाइना में। बंद करने का अर्थ ये हुआ, भारत ने कहा कि आप विश्वास के लायक नहीं हैं। आप हमारे या किसी भी देश के लिए ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उस पर खतरा करते हैं। ये कंपनियां सब भेदिया का काम करता है, इंटेलिजेंस का काम करता है, कम्युनिस्ट पार्टी को और सेना को सब खबर देता है। तो जिन कंपनी को ये बेचा टेक्नोलॉजी भारत ने, उसको कह दिया कि चाइना का कोई इंस्ट्रूमेंट यूज मत करना। भारत ने बैन नहीं किया। बैन किया होता तो चाइना खुश होता, क्योंकि वो WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के शिकायत करता भारत का। तो भारत ने उसकी पिटाई भी की और रोने भी नहीं दिया। ये पॉलिसी भारत की अपनाई। ये तो पहला कारण हुआ, पहली पॉलिसी चली। और फिर दूसरी पॉलिसी भारत ने अपनाया, वो पॉलिसी थी INSTC। इसका मतलब हुआ इंटरनेशनल नॉर्थ एंड साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये पॉलिसी मतलब ये हुआ कि रसिया और भारत ने समझौता किया कि यूक्रेन में लड़ाई चल रही है और ब्लैक सी होकर के सामान नहीं भेजा जा सकता, कार्गो इंडिया नहीं भेजा जा सकता है, बहुत लंबा भी है। ऐसा करते हैं कि रेलवे से भेजते हैं ईरान, तो जो सामान चला मॉस्को से ईरान वो रेलवे से आ गया, और ईरान से वो सामान समुद्री रास्ते से शिप के थ्रू भेज दिया इंडिया में। जो 40 दिन में आना था वो सिर्फ 17 दिन में इंडिया पहुंच गया। जितने भी कार्गो के जितने भी उसके खर्चे होते थे आने में, उसमें से सिर्फ 50% खर्चे में भारत पहुंच गया। तो चीपर भी है और शॉर्टर भी है। अब इंडिया ने या रसिया कहिए इनडायरेक्टली चाइना का जो बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट है उस पर पूरी तरह से आक्रामक हो गया। भारत पूरी तरह से बेल्ट एंड रोड पॉलिसी को एक्सपोज कर दिया कि इतना जो बड़ी बड़ी पॉलिसी अब चला रहे हैं, देख लीजिए उसकी सच्चाई क्या है, पूरी दुनिया में बात खुल जाएगी। तो ये जो हुआ ये बहुत बड़ा प्रहार हुआ चाइना पर। तीसरा क्या हुआ, I2U2। I2 मतलब हुआ I स्टैंड्स फॉर इंडिया एंड इजराइल, ये दोनों मेंबर हैं उसमें, एंड U मीन्स द अदर टू कंट्रीज, फर्स्ट इज USA, देन UAE यूनाइटेड अरब अमीरेट्स। ये चारों मिलकर के एक और क्वाड बना दिया, उसे कहते हैं वेस्ट एशिया क्वाड। एक तो इंडिया पैसिफिक जोन में था ही 2007 से, एक अभी भी बना दिया। 10 दिन पहले उसका समिट हुआ है, पहला समिट। उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी उसमें भाग लिया है, ये इंटरनेट के थ्रू भाग लिया है, भाग लिया है। और बाइडेन भी, अमेरिका के प्रेसिडेंट, आए हुए थे वहाँ पर। तो ये सारा शादी हुई। फिर एक और भारत ने घेरने की पॉलिसी चलाई चाइना को इनसर्किली। उस क्वाड के बाद फिर दूसरा क्वाड, वहाँ भी 4 मेंबर, यहाँ 2 और नया मेंबर हो गया। भारत अमेरिका के साथ था इजराइल और UAE भी हो गया। चाइना छटपटा गया अंदर से, चाइना कहना शुरू कर दिया
इट वॉज वेरी शार्प रिएक्शन फ्रॉम द पार्ट ऑफ चाइना। चाइना ने कहा ये दूसरा नेटो बना रहा है अमेरिका, ये सैनिक संधि हो रही है, ये पूरा तरह से बर्बाद कर देगा दुनिया की शांति को। तो ये असर पड़ा भारत पर। और एक और पॉलिसी भारत ने नहीं चलने की ओर था, RCEP, ये रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। चाइना चाहता था कि इसमें भारत भी आ जाए 15 मेंबर के साथ साथ, तो वहाँ पूरा बेकार जैसा माल सब हम भारत में डंप कर देंगे। भारत ने नहीं माना। वो चाहता था कि भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है वो लगातार चलता रहे आगे तक, लेकिन भारत ने नहीं माना। चाइना पर वो दूसरा प्रहार हुआ। फिर उसके बाद हुआ कि इंडिया अफगानिस्तान फिर से पहुंच गया, और इंडिया को अफगानिस्तान पहुंचने में केंद्रीय भूमिका रसिया की थी। चाइना और परेशान हुआ। चाइना नहीं चाहता था कि वहाँ जो मिनरल है, माइंस है, उस पर कोई हिस्सा ले। चाइना नहीं चाहता था कि तालिबान से इसका रिश्ता फिर से बन जाए। तालिबान को कह रहा था जो कि एंटी चाइना मिलिटेंट है वहाँ पर, सिंजियांग में ऑपरेशन कर रहा है, वो मुझे वापस कीजिए। तालिबान ने नहीं लौटाया। तालिबान ये भी बात नहीं माना कि भारत को मत आने दीजिए। तालिबान ने गले लगाया भारत का, और फिर से भारत की एम्बेसी वहाँ पर खुल चुकी है। ये सारे जो भारत ने पॉलिसी अपनाई है, वो सामने से वॉर नहीं कर रहा है, और पीछे से पूरी तरह से उसके दिमाग पर चोट कर रहा है। यहाँ पर एक सटीक प्रश्न उठता है जो लोग मुझे बार बार पूछते रहते हैं, वो ये है कि भारत ने नई पॉलिसी तो चलाई स्ट्रेटजी की। स्ट्रेटजी में भले भारत एग्रेसिव हो, लेकिन सैनिक रूप से अभी भी भारत डिफेंसिव ही है। तो भारत ने मिलिट्री ऑप्शन क्यों नहीं चुना? उसके बड़े ठोस कारण हैं। ये ग्राउंड रियलिटी के आधार पर भारत ने ये नीति चलाई है। ग्राउंड रियलिटी क्या है? पहला तो ये सच है, जितने भी दौलतमंद देश दुनिया में हैं, अमेरिका के बाद सबसे अधिक दौलत और किसी के पास है? चाइना के पास। चाइना के पास 19 बिलियन डॉलर का जीडीपी है, 19 बिलियन डॉलर्स जीडीपी। इंडिया के पास 3 बिलियन डॉलर है। चाइना दुनिया का सबसे अधिक दूसरा दौलतमंद देश है, और इंडिया छठा देश है। आप जानते हैं कि आज की लड़ाई, आज का युद्ध सैनिक लड़ते हैं, लेकिन सेना की सबसे बड़ी ताकत उसके पीछे पैसे की ताकत होती है। इकोनॉमी डिटरमिन्स वॉर टुडे। पैसा है तो सेना है, सेना है तो युद्ध है, और पैसे में बहुत आगे है हमसे, ये सच्चाई है। दूसरी बात ये है कि चाइना इज़ द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया का औद्योगिक केंद्र चाइना ही है। सबसे अधिक उद्योग यहाँ हैं, और सबसे बड़ा अगर कोई एक्सपोर्टर है तो चाइना ही है। भारत को भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका को भी कर रहा है, जापान सबको कर रहा है। ये सच्चाई है। तो जो इतना दौलतमंद हो, जो इतना बड़ा एक्सपोर्ट हो, और साथ ही साथ ये सेना, हमारे टोटल सैनिक जो हैं वो 13 लाख हैं, उसके 21 लाख हैं। सो 9 लाख वर्सेस 21 लाख। दूसरी बात, आर्म्स, औजार या उसको कहिए हथियार, ये बहुत ज़्यादा उसके पास है। आप सभी जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी ताकत नेवी का अगर कोई है, अमेरिका से भी ज़्यादा चाइना ही है, ऐसा माना जाता है। और डिफेंस बजट सेना पर जो खर्च हो रहा है, भारत सिर्फ 73 बिलियन डॉलर हर साल कर रहा है, और चाइना 230 बिलियन डॉलर। तो ना पैसा हम खर्चा कर पा रहे हैं, ना हमारी सेना उतनी बड़ी है, ना हमारे पास औजार या हथियार उतने हैं, और ना उतने हम दौलतमंद हैं, न उतने ज़्यादा उद्योग हैं। तो फिर तो कोई व्यवहारिक पॉलिसी अपनानी पड़ेगी ना। इसी कारण से भारत ने ये पॉलिसी चलाई है। अब जहाँ तक एनालिसिस करने का प्रश्न है, एक सवाल उठता है कि भारत क्या कर रहा है। भारत ने उसकी सबसे अधिक कमजोरी पकड़ ली कि वो आइसोलेटेड है, न कभी रसिया का बन के रह पाता है, न अमेरिका का बन के रह पाता है। कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, यही उसका इतिहास है। तो इंडिया ने उसके आइसोलेशन की पॉलिसी को ही टारगेट किया। क्या टारगेट किया? इंडिया ने अलायंसेस के थ्रू उसके आइसोलेशन पर अटैक किया कि आप अकेले हैं, कितने भी बड़े आप हों, हम 4 मिलकर तो लड़ पाएंगे आपसे। इसलिए क्वाड यहाँ भी बनाया और वहाँ भी बनाया। तो क्वाड का पॉलिसी जो है ये अलायंस की पॉलिसी है, और चाइना अकेला है, किसी के साथ नहीं है। पाकिस्तान और नॉर्थ अमेरिका भले उनके साथ दिखाई पड़ रहा हो, कोई मतलब नहीं बनता है उसके साथ। दूसरी बात यह है, इंडिया की जो ये बैलेंस ऑफ पावर है, इंडिया की जो पॉलिसी है, नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी, ये साबित हो गया है
खास करके जब रसिया ने अटैक किया यूक्रेन पर, तो ये साबित हो गया कि ये पॉलिसी बहुत ही सफल पॉलिसी है, बहुत सही ढंग से भारत की रक्षा कर रहा है, भारत के नेशनल इंटरेस्ट को बचा रहा है। और तीसरी बात यह है कि इंडिया कैन डिफाई वर्ल्ड ऑर्डर, अकेला इंडिया कैन अलोन डिफाई वर्ल्ड ऑर्डर, चाइना कैन नॉट। चाइना को इंडिया ने कहा कि हम बेल्ट एंड रोड का जो आपका प्रोजेक्ट है हम नहीं उसमें ज्वाइन करेंगे, भले पूरी दुनिया चली जाए। आपका जो रोड ये जा रहा है वो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर होते हुए, जो इलीगल है आपका जाना, नहीं गया। सिर्फ चाइना को नहीं बोल सकता भारत, बल्कि अमेरिका को, रसिया को भी। अमेरिका ने कहा कि आप कंडेम कीजिए, क्रिटिसाइज कीजिए, आलोचना कीजिए रसिया का, इसने यूक्रेन पर अटैक किया है। इंडिया ने कहा नहीं, हम ठीक है यूनाइटेड नेशन में बाहर हो जाएंगे, लेकिन हम उस तरह से ये कहेंगे कि हाँ शांति अपनाइए, लेकिन हम कंडेम नहीं करेंगे उसको। और सिर्फ यूएसए को नहीं, रसिया को भी नहीं कहा। रसिया ने कहा कि क्वाड में भारत मत जाइए, नहीं क्वाड ज्वाइन मत कीजिए। भारत ने कहा नहीं हम जाएंगे। तो इंडिया कैन डिफाई वर्ल्ड ऑर्डर वन बाय वन, ऑल द बिग पार्ट्स अलोन। चाइना कैन नॉट डू इट। चाइना को कोई कॉमरेड चाहिए, रसिया को गाली देना हो तो अमेरिका के साथ चला जाता है, अमेरिका को गाली देना हो तो रसिया के साथ चला जाता है। इंडिया अकेला कर सकता है, और ये इंडिया की ताकत है। इसका बहुत अधिक प्रेशर चाइना पर है। चाइना पहले इतना एग्रेसिव था, वो नहीं है। खास करके रसिया और यूक्रेन के युद्ध के बाद चाइना थोड़ा सा कम हुआ है, सॉफ्ट हुआ है, इसी प्रेशर के चलते। अब रही बात कि चाइना की जो निगेटिव पॉलिसी है, चाइना की निगेटिव पॉलिसी क्या है? वो है कि भारत को NSG नहीं देना। यूनाइटेड नेशन में वीटो यूज कर देता है कि भारत को NSG नहीं मिले, ये निगेटिव पॉलिसी। दूसरा, पाकिस्तान में जो टेररिस्ट है, जो भारत में आकर के दंगा फसाद करता रहता है, उसको पनाह दे रहा है चाइना यूनाइटेड नेशन में वीटो यूज करके। ये निगेटिव पॉलिसी हुआ। भारत की पॉलिसी है कि नहीं, हम निगेटिव नहीं, हम पॉजिटिव होंगे। तिब्बत का सवाल एक बार कह दिया भारत ने कि आपका है, दोबारा कभी सवाल नहीं उठाया। एक बार भारत ने कह दिया वन चाइना पॉलिसी, चाहे हांगकांग हो, चाहे ताइवान हो, चाहे सिंजियांग हो, चाहे तिब्बत हो, सब हमने कहा है कि चाइना का हिस्सा है, लेकिन दोबारा इस पर हम विचार नहीं करेंगे। जबकि चाइना कहता है कि अरुणाचल आपका हिस्सा नहीं है, कभी कभी कंफ्यूज करता है कश्मीर पर भी। तो भारत की पॉजिटिव पॉलिसी है, उसकी निगेटिव पॉलिसी है, और पॉजिटिव पॉलिसी की ही जीत होती है, चाहे देर लगे, जो हो वो हर बार वही पॉलिसी जीतती है। इन सारी बातों के साथ साथ एक और एनालिसिस का पॉइंट ये बनता है कि ये जो मिलिट्री एक्शन चाइना चला रहा है भारत के खिलाफ में, उसका क्या प्रभाव हुआ? भारत तो आगे बढ़ ही रहा है, बढ़ता ही रहेगा, कोई असर नहीं पड़ा है। और दूसरी एक और बात है कि भारत के खिलाफ वो बात जाती है, वो ये है कि ये कहावत है कि इफ़ यू आर डिपेंडिंग ऑन एनिमी इट मीन्स योर डिप्लोमेसी इज वीक। चाइना का जो सामान करीब करीब $95 बिलियन का हर साल भारत आ रहा है, यहाँ भारत की लाचारी दिखती है। भारत के पास उसका विकल्प नहीं है, लाचार में लेना पड़ रहा है। ये जो इंडिया का जो डिपेंडेंस है चाइना पर, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, राष्ट्रीय हित में नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक कहावत है कि अगर आपको 10 आदमी पर फायर करना हो, 10 आदमी पर गोली चलानी हो, तो आपके पास 10 गोली होनी चाहिए। अगर सिर्फ 9 गोली है, 9 बुलेट्स है, अच्छा हो कि आप रुक जाइए, प्रतीक्षा कीजिए अच्छे दिनों की, और वो 9 जो बुलेट्स है वो 10 बुलेट हो जाए। एक और बुलेट की व्यवस्था कीजिए, जब 10 बराबर बुलेट हो जाए 10 आदमी को मारने के लिए, फिर आप एग्रेसिव होइए। इन बातों को देखते हुए लगता है भारत की नीति भले कन्विंसिंग ना हो, मिलिट्री जैसा कन्विंसिंग ना हो, लेकिन जो है वो काफ़ी असरदार हो रहा है। और चाइना जानता है कि अच्छा होता कि भारत सैनिक तरीके से ही निपटता चाइना से। ये तो पॉलिसी चला रहा है, बहुत अधिक प्रभावशाली है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। थैंक यू वेरी मच ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।